हेलो एवरीवन, भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ेंगे अपर्दन के प्रक्रम और उनसे निर्मित भूआकृतियों के बारे में। अपर्दन के जो प्रक्रम हैं उनमें बहता हुआ जल यानी नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि आते हैं। अपर्दन के जो प्रक्रम हैं वो दो प्रकार से स्थलाकृतियों या जो भूआकृतियां हैं उनका निर्माण करते हैं। एक तो अपर्दन से और दूसरा निक्षेपण से। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे नदी या बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और उसमें पहले देखेंगे अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। सबसे पहले जो है वो है वी आकार की घाटी। सर्वप्रथम जो नदी है वो क्या करती है, अपनी तली को काटकर उसको गहरा करती है, यानी ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है और उसको गहरा करती है, जिससे नदी की जो गहराई है वो सदैव ही बढ़ती जाती है, पतली हो जाती है, गहरी, और उसका जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा के वी आकार का हो जाता है। इसकी जो दीवारें हैं का जो ढाल है वो तीव्र और उत्तल होता है। आकार के अनुसार ये जो वी आकार की घाटी हैं ये दो प्रकार के होते हैं, गार्च और कैनियन। गार्च और कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप में ही होते हैं, जिनके किनारे की दीवार अत्यंत खड़ी ढाल वाली होती है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर से प्रवाहित होती है तो उसका जो अधिकांश अपर्दन है वो कैसा होता है, लंबवत अपर्दन होता है, जिसके कारण किनारे पर चट्टानें पहले की भांति खड़ी रह जाती है और किसका निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण हो जाता है। ये आई आकार का हो जाता है। इसके जो उदाहरण हैं उसमें सतलज नदी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, आदि नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। दूसरा जो है वो क्या है, कैनियन। ये गार्ज का ही क्या है, विस्तृत रूप होता है। शुष्क जलवायु वाले उच्च प्रदेशों में इस प्रकार के कैनियन पाए जाते हैं। ये आकार में क्या होता है, ज़्यादा विशाल होता है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या होता है, थोड़ा संकरा होता है। घाटी के दोनों किनारों की दीवार जो है वो खड़े ढाल वाली तथा नदी तल से अधिक ऊंची होती है। जब कठोर और संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढाल वाली बनाती है तो क्या होता है, अपक्षय और जो सामूहिक स्थानांतरण से ये जो खड़ी दीवारें हैं ये प्रभावित नहीं हो पाती और दीवार का जो ढाल है वो सीधा तथा तीक्ष्ण ही बना रहता है। और इस प्रकार से क्या होता है, कैनियन का निर्माण होता है। अमेरिका की जो कोलोराडो नदी है उसका जो ग्रैंड कैनियन है वो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद जो अगली स्थलाकृति है वो है जलप्रपात और छिप्रिकाएं। जलप्रपात और छिप्रिकाएं, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से, नदियों का जल कैसे, ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है, अर्थात जब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, छिप्रिका। प्रपात की ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है, प्राय ये क्लिफ के अग्रभाग से गिरता है। और जो छिप्रिका है उसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा क्या होती है, कम, तथा ढाल सामान्य होता है। इस प्रकार से जो छिप्रिकाएं होती हैं वो प्रपात का एक छोटा और सामान्य रूप होती हैं। उसके बाद जो अगला ये छिप्रिका का उदाहरण है, जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ
दिशा में होती हैं तो नदी की जो उबड़ खाबड़ हो जाती है और ढाल पर आगे झोंके की तरह बढ़ती है तो क्या होती है, छिप्रिका। उसके बाद जो अगला अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है वो है जल गर्तिका या पोर्ट होल्स। नदी की जो तली होती है उसमें जो जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण कर देते हैं। नदी में जब जल है वो क्या हो जाता है, जब भंवर यानी घूमने लगता है, क्या होता है, घूमने लगता है तो इसके अंदर छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। इस तरह के जो टुकड़े हैं उनको छेदक या घर्षक यंत्र कहते हैं। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है तो जो स्थल रूप उभर कर सामने आता है उसको क्या कहते हैं, जल गर्तिका या पोर्ट होल्स कहते हैं। जल गर्तिका का जो आकार है वो अंडाकार होता है। इनकी जो व्यास है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। व्यास की अपेक्षा इनकी गहराई अधिक होती है। जल गर्तिका की गहराई और व्यास जब बहुत अधिक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। ठीक है, तो ये थी जल गर्तिका का निर्माण। उसके बाद जो अगला स्थलाकृति है वो है संरचनात्मक सोपान। क्या है, संरचनात्मक सोपान। नदी के मार्ग में कभी कभी क्या है, कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती है। इस परिस्थिति में नदी क्या करती है, विशेषक अपरदन करती है और कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, जल्दी से कट जाती हैं तथा कठोर एवं जो प्रतिरोधी चट्टानें हैं वो निकली रहती हैं। इस तरह विशेषक अपरदन द्वारा सोपानाकार यानी सीढ़ियों की तरह का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। एक बार ये देखो संरचनात्मक सोपान, इसमें कोमल और जो कठोर चट्टानें हैं वो क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के क्रम से बाद में आती हैं। तो नदी क्या करती है, विशेषक अपरदन द्वारा कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है। तो ये जो नदी है एक दूसरे से सोपानाकार सीढ़ियों से क्या हो गई है, दोनों ओर इनका निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेज। अगला जो है वो क्या है, नदी वेदिका। क्या है, नदी वेदिका। नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार क्या मिलती हैं, वेदिकाएं मिलती हैं, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। क्या होती हैं ये, जो नदी का प्रारंभिक बाढ़ का मैदान है उसके अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। जब नदी अपनी क्रमबद्ध अवस्था के बाद बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है तो इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी और बजरी का क्या हो जाता है, निक्षेप हो जाता है। और जब कभी सागर तल में अचानक से परिवर्तन आ जाता है तो क्या हो जाता है, नवोन्मेष आ जाता है, जिससे नदी की निम्न कटाव यानी लंबवत अपरदन की क्षमता और बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वापिस घाटी क्या होना शुरू हो जाती है, गहरा। अब नदी अपनी पुरानी चौड़ी घाटी के अंतर्गत नवीन और सकरी घाटी का निर्माण करती है। नदी ने पहले क्या किया, चौड़ी घाटी का निर्माण किया, सागर तल में परिवर्तन हुआ तो वापिस क्या करना शुरू कर दिया, लंबवत अपरदन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ये नवीन घाटी क्षैतिज अपरदन द्वारा विस्तृत हो जाती है, परंतु नदी अपनी पहली वाली घाटी के बराबर नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप नदी एक दूसरे बाढ़ के मैदान का निर्माण कर देती है। प्राचीन जो घाटी है वो नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इसी सोपान को क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। जैसे ये पहले क्या थी, नदी की चौड़ी घाटी थी, उसके बाद ये लंबवत अपरदन के
द्वारा एक नई घाटी का निर्माण हुआ। तो लेकिन इस नई घाटी का जो अपर्दन है पुरानी घाटी तक नहीं हो पाता। तो ये जो हैं नई और जो पुरानी घाटियां हैं एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है, उसी को क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगली स्थला करती है वो क्या है, नदी विसर्प यानी मियांडर्स। प्रौढ़ नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्या करती है, वो क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय क्या करती है, चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है न ही एक समान चट्टानों का बना होता है। अतः जो नदियां हैं वो सीधे मार्ग से प्रभावित न होकर बल खाती हुई, इस प्रकार से बल खाती हुई बहती हैं। इस कारण नदी में के मार्ग में छोटे बड़े क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं, नदी के विसर्प कहते हैं। एशिया माइनर की जो मियांडर नदी इस तरह के बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रभावित होती थी और इसी नदी के मोड़ों को मियांडर या विसर्प कहते हैं। मंद ढाल पर जब बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होती है। तटों पर जब जलावड़ का अनियमित व असंगठित जमाव होता है, जो जल के दबाव के कारण नदी पार्श्व बढ़ते हैं, इस प्रकार से नदी के विसर्पों का निर्माण होता है। उसके बाद जो अगली स्थला करती है वो है गोखूर झील, ओक्स बोल लेक। ये नदी विसर्प के कारण ही होता है। जब प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर क्या होता है, सक्रिय निक्षेपण होता है। यानी ये क्या है, नदी का उत्तल किनारा है, इस पर क्या करती है नदी, निक्षेपण करती है। और जो अवतल किनारा है उस पर क्या करती है, कटाव यानी अपर्दन करती है। तो विसर्प क्या है, गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाते हैं और ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण क्या हो जाते हैं, मुख्य नदी से कट जाते हैं। तब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है और नदी का जो अवशिष्ट भाग है वही क्या कहलाता है, गोखूर यानी गो के खुर जैसी आकार होता है, तो वो गोखूर झील बन जाती है। मैदानी भाग में प्राय नदी के जल की गति क्या होती है, मंद हो जाती है तथा अपर्दन के साथ निक्षेपण की क्रिया करती रहती है। अवतल किनारों पर जल का वेग अधिक एवं उत्तल किनारों पर जल का वेग कम हो जाता है। इस प्रकार से गोखूर झील का निर्माण होता है। नदी उत्तल किनारे पर जमाव करती है, यहाँ अवतल किनारे पर अपर्दन करती है। धीरे धीरे क्या है, जो ये अवतल किनारा है ये कट जाता है और मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस प्रकार से गोखूर झील का निर्माण होता है। तो ये थे नदी के द्वारा के अपर्दन से जो स्थलाकृतियां बनती हैं। उसके बाद हैं निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जलोढ़ पंख और जलोढ़ संघ। जलोढ़ पंख नदी द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में महत्वपूर्ण होता है तथा नदी की तरुणावस्था का अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का क्या होता है, परिचायक होता है। जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद क्या होते हैं, पीछे छूट जाते हैं और जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनसे जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। जब विभिन्न जलोढ़ मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। और जब नदी का जल जलोढ़ शंकुओं को अनेक धाराओं द्वारा पार करता है, यानी जब वापिस जल प्रकट होता है तो तलछट
के निक्षेप द्वारा पंखनुमा एक मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंख जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, गिरिपद मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। उसके बाद अगला जो निक्षेपित है वो क्या है, एक गुम्फित नदी के बारे में देखते हैं। नदी की निचली घाटी में भार वहन की शक्ति बेहद क्या होती है, कम हो जाती है और सपाट मैदान दिखाई देता है। भार वहन क्षमता में कमी के कारण नदी अपने तल पर ही क्या करने लग जाती है, निक्षेपण करने लगती है, जिससे उसकी धाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। अनेक धाराओं से युक्त ये नदी क्या कहलाती है, गुम्फित नदी कहलाती है। उसके बाद है प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले क्या होते हैं, कटक के समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। नदी में अधिक मात्रा में जल आने से उसके किनारों को पार करके जल बाहर निकल जाता है। इस अवस्था में नदी की परिवहन शक्ति और अवसाद दोनों ही अधिक हो जाते हैं। इस दौरान नदी के दोनों किनारों पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, निक्षेप होने लगता है। किनारों पर नदी का वेग जब कम हो जाता है तो ये क्रम जब वर्षों तक चलता रहता है तो उसके दोनों जो किनारे हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। फलस्वरूप तटबंध का निर्माण होता है। नदी में जब अत्यधिक जलराशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्रों में अपने भार का क्या करने लग जाती है, निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति पर नदी का तलछट उस क्षेत्र में बिछा हुआ होता है और एक विस्तृत बाढ़ के मैदान का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद जो अगला निक्षेपित स्थला करती है वो क्या है, डेल्टा। क्या है, डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध और वेग में क्या आ जाती है, निहायत कमी आ जाती है। तो नदी के मलबा का क्या होने लगता है, निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस महोदय ने किया था। बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। नदी जब मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति इतनी मंद हो जाती है कि वह अपने सारे अवसाद अथवा तलछट का निक्षेप करना आरंभ कर देती है। यहाँ पर नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिससे एक त्रिभुजाकार संरचना बनती है। इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए ताकि समस्त पदार्थ मुहाने के पास ही जमा हो जाए। जिस सागर में नदी गिरती है वहाँ पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, अन्यथा वेगवती लहरें जो हैं वो निक्षेपित पदार्थों को काटकर अपने साथ बहा ले जाती हैं तथा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। मुहाने के पास ज्वार की तरंगें निर्बल होनी चाहिए ताकि निक्षेपित पदार्थ को वे लौटते समय भागकर ना ले जा सके। तो ये कुछ शर्तें हैं। अब डेल्टा के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले आता है चापाकार डेल्टा। इस प्रकार के डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसलिए इसको धनवाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है तथा दोनों किनारों की ओर कम होता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो
ताकि बीच का भाग निकला रहे और किनारों के भाग क्या रहें, संकरे रहें। इस तरह की आकृति निश्चित रूप से धनुष के समान होती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चापाकार डेल्टा कहते हैं। चापाकार डेल्टा का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है नील नदी का डेल्टा। इसके अलावा नाइजर, इरावदी, सिंधु, वोल्गा, डेन्यू, पो, मिकांग, लीना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भी क्या करती हैं, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो क्या है, पंजाकार डेल्टा। पंजाकार जो डेल्टा है उसका निर्माण बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिलते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। इनके निर्माण के लिए नदी का वेग कुछ अधिक होना चाहिए। नदी अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों के लिए सागर में अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती है तथा सागरीय खारे जल के संपर्क में आने के कारण नदी के साथ लाए गए घोल के रूप में बारीक कण भारी होकर नदी के दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं तथा कुछ समय बाद एक लंबे डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस डेल्टा के पदार्थ बहुत ही बारीक कण और रंध्रहीन होते हैं, अतः नदी का जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता। पंजाकार जो डेल्टा है उसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है मिसिसिपी नदी का डेल्टा। उसके बाद दंताकार डेल्टा भी होता है जो इटली की टाइबर और स्पेन की इब्रो नदी बनाती है। एक होता है ज्वार नदमुख डेल्टा जिसे हम एस्चुरीज कहते हैं। नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे तथा संकरे डेल्टा को क्या कहते हैं, ज्वार नदी मुखी डेल्टा। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो कि जलमग्न होता है तथा जहाँ पर सागरीय तथा लहरें, जो ज्वारीय लहरें हैं, नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती हैं। यहाँ मुहाना क्या होता है, चौड़ा होता है। इस मुहाने में नदियाँ अपने मलबा का निक्षेपण करके उसे भरने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। फलस्वरूप एक लंबे किंतु संकरे डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरह एस्चुरी के भरने से उत्पन्न डेल्टा को क्या कहते हैं, ज्वार नदमुखी डेल्टा कहते हैं। भारत में जो नर्मदा और तापी नदियां हैं वो इस तरह का डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा मैकेंजी, ओडर, विशुला, एल्ब, सैन, ओब, हडसन आदि नदियां भी इस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा एक डेल्टा होता है वर्धमान डेल्टा यानी ग्रोविंग डेल्टा। जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रगतिशील या वर्धमान या ग्रोविंग डेल्टा कहते हैं। वर्तमान की अधिकांश जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, इसी प्रकार का डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा, मिसिसिपी। एक होता है अवरोधित डेल्टा। जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अवरोधित डेल्टा। एक होता है परित्यक्त डेल्टा। जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर अन्यतर डेल्टा का निर्माण करती है तो पहले वाले डेल्टा को क्या कहते हैं, परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। एक होता है रुंडित डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें क्या करती रहती हैं, परिवर्तन करती रहती हैं। कभी कभी ये लहरें डेल्टा को काट छाट कर उसे बहा ले जाती हैं। इसके कारण ये डेल्टा कटे फटे रूप में रह जाते हैं। इस तरह के डेल्टा को भग्नाकार या रुंडित डेल्टा कहते हैं। तो ये था नदी के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ।